हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? कैसी है हमारी छोटी सी पलटन? यस बच्चों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों तक पहुंच रही है? क्या मैं आप सभी बच्चों को सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? आई होप सो। मैं आप लोगों को सुनाई और दिखाई दे रहा हूंगा। तो सबसे पहले पहले आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना? उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप प्लीज जाकर उसको ज्वाइन करिएगा। वहां पर आपको और भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स और भी बहुत सारी चीजें मिल रही होगी। तो प्लीज ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल एज वेल। खैर, ऐसा है, मेरी बात समझो। एक फिजिक्स एक्सपोज्ड की वीडियो बनाई थी मैंने, और मैंने पिछले 5 सालों का आपका पूरा डेटा एनालाइज करके बोला था कि यार ये और ये चीजें तो पेपर में आती ही आती है, ठीक है ना? करीब 25 से 30 ऐसे टॉपिक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये 100% आएगा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि संभावना ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है, हमें वो तो एटलीस्ट करना होता है। समय हमारे पास है नहीं, पेपर अभी हमारा सर पे खड़ा है, ठीक है ना? तो उस चीज के लिए जो जो चीजें हो सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हो सकती है वो मैं बता देता हूं। शुरुआत हम लोग चैप्टर 1 से कर लेते हैं। अब चैप्टर 1 के अंदर जब आप जाओगे तो जो सबसे पहले पहले 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। वो इसीलिए भी आना चाहिए क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये 3 चैप्टर में आता है। चैप्टर 1 में भी आता है, चैप्टर 2 में भी आता है, और फिर आगे जाके चैप्टर 5 में भी तो आता है भाई। चैप्टर 1 में भी आता है, चैप्टर 2 में आता है, और आगे जाके चैप्टर 5 में भी आता है, ठीक है ना? तो ये डाइपोल आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। उसके बाद बेटे, उसके बाद आपका देखो, गॉस थ्योरम तो आप किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। ये तो भाई एग्जामिनर को इससे एक अलग ही प्रेम है। तो गॉस थ्योरम और इसके फिर एप्लीकेशंस, ये 2 चीजें ऐसी है। एक और था जो मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगता है, हर एक बच्चा कमेंट कर देता है उसके नीचे, सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है। ये क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? कि भाई एक सर्कुलर रिंग है और उसके ऊपर चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है ना? तो ये चीज, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि भाई ये और ये प्लस इसके एप्लीकेशन, ये तो आप किसी हालत में छोड़ नहीं सकते। समझ आया कि नहीं है? ये तो आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते बेटे। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। जितना हो पाएगा उतना करेंगे। जहां लगेगा कि भाई अब स्टॉप कर देना चाहिए, तो उसका एक पार्ट 2 कर ले लेंगे। समझ आया कि नहीं आया? गॉट इट गाइस? तो सबसे पहले चैप्टर 1 की ही बात कर लेते, इनफैक्ट चैप्टर 2 की भी बात कर लेते हैं, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि 10 नंबर का आएगा ये पूरा, ये 10 नंबर का आएगा पूरा, दोनों चैप्टर्स मिला के। तो एक डाइपोल, अब पोटेंशियल के लिए भी डाइपोल तो एक साथ ही कर लेंगे हम लोग, तो है ना? पोटेंशियल के लिए भी डाइपोल एक साथ ही कर लेंगे हम लोग। सर ऑप्टिक्स पार्ट 2, अरे भाई सर्च कर ले, वेव ऑप्टिक्स विनोद कुमार बहल सर, तुझे सब मिल जाएगा भाई। क्या कंटेंट, क्या क्या नहीं दिया है। उससे पहले सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे और दोस्तों के साथ पहुंचा दे, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी वाली वीडियो होते हैं उस पर तो हजारों व्यूज आ जाते हैं। पढ़ाई वाली वीडियो पे तुम लोग को इधर उधर नहीं रहना होता। जैसे ही आएगा ना फिजिक्स पेपर लीक, अभी सब वही दौड़े दौड़े जाएंगे, लेकिन जहां पढ़ाई वाली बात हो जाएगी वहां तो मैं 2 मिनट नहीं रुका जाता तुम लोगों से, है ना? असली में तो यही लिख के आओगे, वो नहीं लिख के आओगे कि भाई कौन क्या बता रहा था, ठीक है ना? तो चैप्टर 2 की अगर आप बात करते हैं भाई, तो चैप्टर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो आपको यह पता होना चाहिए इसका डेरिवेशन। डाइपोल की बात ऑलरेडी हो ही चुकी है। और फिर इधर आता है भाई कैपेसिटर। अब कैपेसिटर से तो इनको अलग ही प्यार है, और खास करके जब आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हो, राइट? और दूसरा डेल्टा यू वाला एक्सप्रेशन, लॉस ऑफ एनर्जी वाला एक्सप्रेशन। तो मैं आपको ये पूरे दोनों चैप्टर्स के मिला के ये 5 डेरिवेशन कराने वाला हूं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 5 डेरिवेशन करने वाले हैं हम लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा क्या कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है ना? जरा गौर से देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा बेटे। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं भाई, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब हम घुसते हैं ना, तो सबसे पहले पहले आपको पता रहना चाहिए, और जिसको आता है ना भाई उसके लिए ये एक अच्छा मौका है, खुद बगैर देख के करिए भाई।
खुद बगैर देख के करिए। मैंने कहा एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। आपको पता है डाइपोल मोमेंट P होता है और उसको मैं Q इंटू 2L लिखता हूं, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ये आपको पता ही होगा। लेट्स मूव, ठीक है ना। अब दो चीजें आती है भाई, या तो वो एक्चुअल पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड मांगेगा या वो आपसे इक्वेटोरियल पॉइंट पर मांगेगा। हम शुरुआत एक्चुअल पॉइंट से ही कर दे रहे हैं, तो किसी भी, देखो इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। मैं कह रहा हूं किसी भी P पॉइंट पर बेटे, मैं कह रहा हूं किसी भी P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। डाइपोल का हम सेंटर लेंगे, यहां से R दूरी लेते हैं बेटे, यहां से सेंटर से हमेशा उस पॉइंट की दूरी R लेते हैं, तो A पॉइंट से ये दूरी R माइनस L हो जाएगी और B पॉइंट से ये दूरी R प्लस L हो जाएगी। पेपर में जब आप लिखते हैं ना बेटे, तो थोड़ी बहुत रामायण का सार भी लिखना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको वहां पर दिखाना पड़ता है कि हाँ आपको क्या लिख रहा है भाई। वहां पर आप लिखोगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डाइपोल एट एन एक्चुअल पॉइंट, तो फिर उसके बाद आपको ये पूरा दिखाना पड़ेगा कि सर यहां पर A पॉइंट की वजह से ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट गाइस, और B पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ठीक है ना। ये दिखा देना एक बारी कि E एक्चुअल, पहले देखो तरीका असली तो यही होता है कि E एक्चुअल बराबर EA प्लस EB, क्योंकि सुपरपोजिशन कहता है आप वेक्टोरियली ऐड कर दोगे। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे डायरेक्शन वायरेक्शन का खेल खेलने लगेंगे। मैं कह रहा हूं इतना समय नहीं है, आप जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा भी लिख दोगे ना तो एग्जामिनर आपका सही फुल मार्क्स दे देगा। तो आप बस वेक्टर हटा देना, ये याद रखना, कहीं पता चले वेक्टर ही लगा हुआ है और फिर आप गलत लिख दे रहे हो। तो E एक्चुअल बराबर, अच्छा अब देखो यहां अलग से आप EA जरूर लिख लेना। और एक और चीज है, अगर कभी भी कोई भी बच्चा डेरिवेशंस लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है ना, थोड़ा स्पेस देके लिखो, क्योंकि आप पैसे भर चुके हो शीट के लिए, आपके पास बहुत सारी शीट्स है। ये मत सोचो कि भाई मैं पेपर वेस्ट कर रहा हूं, इतना तुमने कभी नहीं सोचा है, ठीक है ना। तो इसीलिए पूरा तरीके से स्पेस लेके लिखो, खुद देखो, ध्यान से देखो, स्पेस देके लिखो। तो EA की अगर आप बात करोगे तो ये आएगा बेटे KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, सही है। और अगर EB की बात करूं तो वो आएगा बेटे KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर, सही है। तो अब मैग्नीट्यूड में देखूंगा, एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड है, तो मैं कह दूंगा भाई दिस इज KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो यहां से मुझे आइडिया लगा बेटे, यहां से मुझे आइडिया लगा दैट E एक्चुअल बराबर KQ कॉमन ले लो, दिस इज लाइक 1 बाय R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस L का होल स्क्वायर, सही है ना भाई। अब शॉर्टकट्स में मत भागना, अगर एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़े तो लिख लेना बेटे, अगर एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़े तो लिख लेना। और मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखो डेरिवेशंस जो है ना, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनता जा रहा है। डेरिवेशंस डायरेक्ट पूछना थोड़ा सा मुश्किल है, अभी पहले आ जाते थे, अभी CBSE आपसे थोड़ा टेढ़े मेढ़े लैंग्वेज में सवाल पूछने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ये तो मैं इसलिए करवा रहा हूं कि चलो अगर कोई भी डेरिवेशन, भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है ना भाई, ये तो आप एनी हाउ छोड़ नहीं सकते। मैं कह रहा हूं 30 डेरिवेशन करा दिए फॉर एन एग्जाम्पल, और इसमें से 10 नंबर का भी आ गया इस एक वीडियो में से, तो जो बच्चा ये वीडियो भी करके चला जाएगा तो 10 तो कंफर्म हो गए आपके, 10 मार्क्स तो पक्के हो ही गए ना आपके। तो ये इसलिए करवा रहा हूं, और कल के दिन में हमको डेरिवेशन और ये सब चीज करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये करेंगे कि हाँ ठीक है भाई अब कितने क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। चैनल पे पूरा कंटेंट पड़ा तो हुआ है वैसे भी, लेकिन अब जो बिल्कुल जीरो से जो कह रहा है नहीं यार फिर भी करवा दो, तो मेरे साथ कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो E एक्चुअल हो गया भाई KQ 1 बाय R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R, यहां पर मैंने भाई क्या कर दिया, माइनस होगा और फिर उधर प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा और इधर आपका प्लस होगा, ठीक है ना, और इधर आपका प्लस होगा। तो मैंने कहा चलो E एक्चुअल जो हो रहा है वो आपका हो जाएगा KQ, इधर ब्रैकेट ले लो, सो दिस इज लाइक R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, डिवाइड करो भाई A माइनस B A प्लस B। अब A माइनस B A प्लस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है ना भाई, सही है ना भाई। तो यहां से देखो E एक्चुअल मिला मुझे KQ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2AB, सही है भाई।
और डिवाइड करा भाई मैंने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर से। गौर से देखिएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो मैंने बोला कि ई एक्चुअल जो है मेरा वो आएगा के क्यू, इधर आपका 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी 4RL को 2R इंटू 2L में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर ई एक्चुअल जो होगा वो हो जाएगा 2KPR बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हो गया आपका डाइपोल का कॉन्सेप्ट। इसी पेज पे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके इसी पेज पे लिख लेते हैं। यहां पर हम लोग इसी पेज पे लिख लेते हैं यहां पर कि अगर डाइपोल शॉर्ट होता है तो क्या होगा। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल बेटे, फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल शॉर्ट है बेटे तो एल स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर से छोटा होगा भाई। एल स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर से छोटा होगा, और उस कंडीशन में आपका जो एल स्क्वायर है उसको आप निग्लेक्ट कर देंगे भाई, उसको खत्म कर देंगे यहां से। तो ये जो ई एक्चुअल बन जाएगा बेटे, ये बनेगा 2KPR बाय आर की पावर 4। तो ई एक्चुअल आया मेरा बच्चा 2KPR बाय आर, सॉरी आर हटा दो तो नीचे आ जाएगा क्यूब बाई आर क्यूब। याद रखना ये है आपका, अगर ऐसा डेरिवेशन कभी आया तो आपको 3 नंबर दे जाएगा ये। अगर ऐसा डेरिवेशन आया तो आपको 3 नंबर दे जाएगा ये। तो ये है आज की क्लास का बिल्कुल पहला डेरिवेशन। आप लोग कर पा रहे हो इसको, मेरे हिसाब से आपको मजे भी आएंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सो डोंट वरी गाइस, यू विल बी गेटिंग दिस पीडीएफ ओवर देयर इन द टेलीग्राम, है ना बच्चा। तो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। ठीक बच्चा, हम लोग आगे चलते हैं बेटे, हम लोग आगे चलते हैं बच्चा। तो विल मूव अहेड। जैसे ही मैंने ये एक्चुअल वाली पॉइंट बोल दिया, अब वो बोल देगा इक्वेटोरियल पॉइंट वाला, अब वो बोल देगा इक्वेटोरियल, अब वो बोल देगा इक्वेटोरियल बेटे। तो आई विल से जब इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहा है वो, तो मैंने कहा ये मेरा माइनस क्यू है बेटे और ये मेरा प्लस क्यू है बच्चा, ठीक है ना। और सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बीचों बीच ये सेंटर है। आप इस पी पॉइंट को यहां पर डालिए, मुझे इसको बी मानना है, इसको ए मानना है, और इसकी वजह से ये भी एल है और ये भी एल है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आई विल से बेटे कि यार इसकी वजह से ये रहा भाई ई ए, ये रहा भाई ई ए, समझ आया कि नहीं आया। और ये जो बी वाला है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस पॉइंट का इस तरफ होगा ई बी। अगर मैं मैग्नीट्यूडिकली देखूं तो ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, के क्यू बाय दूरी। अगर ये एल है और ये सेंटर से हमेशा आर दूरी होता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो दिस इज लाइक आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर। तो दिस इज लाइक आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर बेटे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो आप गौर से देखो भाई, रूट से ये स्क्वायर हटा दो, तो ई ए बोलो चाहे ई बी बोलो, वो आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो रहा है। चाहे आप ई ए बोलो चाहे आप ई बी बोलो, वो के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो रहा है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। बात तो समझ में आ गई आपको। नाउ वी विल मूव अहेड। भाई अब देखो इसके टूटेंगे कंपोनेंट, ये ई ए बोलो चाहे आप ई बी बोलो। देखिए अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, देन इन दैट केस दिस इज थीटा। तो अब कंपोनेंट ब्रेक हो गए, कॉस थीटा ए वाले के साथ भी कॉस थीटा, बी वाले के साथ भी कॉस थीटा, समझ आया। और सिमिलरली ऊपर ले जाओ भाई, तो ये ई ए साइन थीटा हो गया और नीचे की तरफ को भी आपका ई बी साइन थीटा हो जाएगा। भाई साइन थीटा के कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने कहा सर ई ए साइन थीटा जो होगा वो आपका ई बी साइन थीटा के बराबर होगा, और मैं कह रहा हूं ये हो गया कैंसिल आउट, मैं कह रहा हूं ये हो गया कैंसिल आउट। अब बारी आएगी बच्चा कि ई इक्वेटोरियल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट साइड है, तो भाई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड करिए, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा बेटे। तो दिस इज लाइक ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, एंड आई विल से
आई विल से दैट दिस ई इक्वेटोरियल जो है दिस इज 2e cos थीटा बेटे, दिस इज 2e cos थीटा। तो 2 तो ठीक है, e की जगह इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की जगह बच्चा बेस मानी एल अपॉन हाइपोटेनस मानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो देखो 2q इंटू एल पी होता है, तो ये बना के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये बना आपका ई इक्वेटोरियल, ये बना आपका ई इक्वेटोरियल। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये तो ई इक्वेटोरियल है बेटे, ये तो ई इक्वेटोरियल है जो आपका के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आता है। वी विल मूव अहेड, वी विल मूव अहेड। आगे जब हम पढ़ेंगे तो शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे। सर शॉर्ट डाइपोल की जब हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में आपका एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर हो जाता है, और फिर वही कहानी होती है ई इक्वेटोरियल के पी बाय आर क्यूब बनता है। और इससे एक और कंडीशन आपको मिलता है कि सर जो ई एक्सियल है ना बेटे वो ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल हो जाता है। सर जो ई एक्सियल है ना वो ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल हो जाता है बेटे। जो ई एक्सियल है ना बच्चा वो ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल हो जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटे, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। यहां तक हमने कर लिया दैट ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो भाई पहला डेरिवेशन अपना खत्म हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। मगर 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 जैसे आपने बोला ना भाई, मैंने कहा पोटेंशियल में भी ये करवाएंगे। तो जैसे आपने यहां पर भाई, मैं थोड़ा सा ना इसको पोटेंशियल का भी नीचे साथ साथ लिख देता हूं, सेम ही तो है, आपको आ भी जाएगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं भाई वी एक्सियल की बात करते हैं। तो वी एक्सियल में क्या होगा ना बच्चा, नॉर्मली ऐड होगा, आर प्लस एल स्क्वायर नहीं होता है, और प्लस में के, बस ये स्केलर है तो माइनस क्यू बाई आर माइनस एल। तो इसका जो नेट आएगा बच्चा, इसका जो नेट आएगा वो आएगा के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? तो ये आपका इस तरीके से आता है। और शॉर्ट के लिए बेटे वी एक्सियल जो आता है वो आपका के पी बाय आर स्क्वायर आता है। शॉर्ट डाइपोल के लिए मेरे बेटे जो वी एक्सियल आएगा ना बच्चा वो के पी बाय आर स्क्वायर आएगा। शॉर्ट डाइपोल के लिए बेटे जो वी एक्सियल आएगा वो के पी बाय आर स्क्वायर आएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चा? सही है ना भाई? सही है ना भाई? जिस तरीके से ये मैंने वी एक्सियल का कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, अब वी इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई? अगर आप ई एक्सियल देखते हो ना, सॉरी ई इक्वेटोरियल, तो उसमें पेच है, मगर वी इक्वेटोरियल सीधा सीधा जीरो होता है, क्योंकि स्केलर है, एक तो प्लस क्यू की वजह से और दूसरा माइनस क्यू की वजह से, तो नेट पोटेंशियल उस पॉइंट पर जीरो ही हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल विल बी जीरो एट दैट पॉइंट, है ना। नेट पोटेंशियल उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये समझ में तो आ ही गया आपको। डाइपोल से ही रिलेटेड हम लोग तीसरा एक्सप्रेशन पढ़ते हैं आज की क्लास का, एंड दैट इज अगर मैंने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल को रखा बेटे, तो उसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा भाई। अगर मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा तो टॉर्क का एक्सप्रेशन होगा बेटे, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दैट डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा भाई मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं, आपने कहा रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा ओके। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लाइक, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ध्यान से सुनना, प्लस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और माइनस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये ऐसे घूम रहा है, डाइपोल का लेंथ 12 ले रहा हूं मैं। तो टॉर्क पता है क्या बोलता है कि जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ले लीजिए आप। हमने कहा ले लेते हैं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दिया मैंने।
अब फोर्स तो क्या होता है QE, बस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अगर ये थीटा है तो साइन थीटा होता है मेरा बेटा परपेंडिकुलर D बाय हाइपोटेनस 2L, तो D इज लाइक 2L साइन थीटा, तो D इज लाइक 2L साइन थीटा बेटे, तो ये हो गया 2L साइन थीटा, तो ये हो गया 2L साइन थीटा। अब Q इंटू 2L P होता है, सो दिस इज PE साइन थीटा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटे, टॉर्क हो जाएगा PE साइन थीटा बेटे, तो टॉर्क क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो टॉर्क होता है P क्रॉस E। कोई बच्चा पूछेगा कि सर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों फोर्स लगाता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना। तो टॉर्क P क्रॉस E हो गया, और इसके अंदर वो मैक्सिमम टॉर्क बोलेगा तो आप PE लिख दोगे, मिनिमम टॉर्क बोलेगा आप 0 लिख दोगे। यहां पर थीटा शुड बी 90 डिग्री, और मिनिमम वाले केस में थीटा शुड बी 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री। समझ आया कि नहीं आया। तो ये था टॉर्क का एक्सप्रेशन, और जिस चीज के ऊपर वो अक्सर क्वेश्चन पूछता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं डाइपोल से रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए यही बता दे रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो डाइपोल से रिलेटेड है इसीलिए मैं यही बता दे रहा हूं। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। हमने कहा भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कर लेते हैं, यहां पर शॉर्ट में लिखता हूं, आपको समझ तो आ ही जाएगा। तो हमने कहा भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है ना, -Q और +Q। हमेशा याद रखना ये डाइपोल जो है ना, ये खुद को बेटे, है ना, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो डाइपोल जो है ये खुद को क्या करता है बच्चा, ये खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। ये डाइपोल जो है ये खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। तो अब क्योंकि ये डाइपोल खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, तो आई विल से भाई देखो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, है ना। तो ये इधर को घूमना चाहता है। हमने कहा लेट अस सपोज हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा फिर। तो अगर ऐसा है और आपने डी थीटा का रोटेशन कर दिया, घुमा दिया उसको, तो वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स भी है एंगुलर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी। तो हम लिखते हैं बच्चे, लेट, ये लिखना पड़ेगा पूरा, लेट DW बी दी वर्क डन in rotating the dipole by angle d theta, मान लेते हैं DW बी दी वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय एंगल d थीटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो आप गौर से देखिएगा, ये जो DW होता है इसको क्या लिख सकता हूं मैं, स्मॉल वर्क डन, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स क्या है बेटे, QE, ठीक है ना, सॉरी फोर्स बोल रहा हूं, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क डी थीटा, ये हो गया PE साइन थीटा, और ये हो गया डी थीटा। भाई ये तो DW है, मुझे तो टोटल वर्क डन चाहिए। टोटल वर्क डन के लिए मुझे इस DW का इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो सर DW का करिए इंटीग्रेशन, ये रहा W, यहां से आप देखोगे सो दिस इज PE बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन करिए साइन थीटा डी थीटा का, और पहले थीटा 1 डिग्री पर था, बाद में आपने घुमाकर थीटा 2 डिग्री पर रख दिया, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो भाई इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं, तो PE ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, वो भी थीटा 1 से थीटा 2, माइनस ले आए बाहर, अंदर लिखा लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 बेटे, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बात समझ में आ रही है। तो W इज लाइक माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बात समझ आई कि नहीं आई। तो हमने कहा चलो भैया वर्कडन हो गया माइनस PE। अच्छा, अब इस कंडीशन में भी बच्चा, अगर मैं बोलूं थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 बोलो समथिंग थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं माइनस P डॉट E, जिसको हम लोग लिखते हैं बेटे माइनस P डॉट E, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, माइनस P डॉट E लिखेंगे। समझ आया कि नहीं आया। अब इस कंडीशन में भी क्या होगा, या तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो थीटा 0 डिग्री है, यू तुम्हारा माइनस PE है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो ऐसे कंडीशन में थीटा 180 डिग्री है और यू तुम्हारा प्लस PE है। याद रखना, जब भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की बात करता है तो वो हमसे स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है,
और जब भी पोटेंशियल एनर्जी माइनस की बात करता है तो वो हमसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, और जब भी वो माइनस की बात कर रहा है बेटे तो वो हमसे असल में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। समझ आया? वो हमसे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप सभी बच्चों को? क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे बच्चा? क्या इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को? यस और नॉट बच्चा पाड़ी, एवरीबॉडी। आई होप सो आपने मेरे साथ साथ ये पूरा डेरिवेशन कर लिया होगा बेटे। क्रिस्टल क्लियर है? बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया बेटे। नाउ वी विल मूव अहेड बच्चा, नाउ वी विल मूव अहेड। तो अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन आएगा? मैंने कहा डाइपोल, तो डाइपोल तो पूरा ही खत्म कर दिया हमने। अब बातचीत आएगी बेटे गॉस थ्योरम से रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड बातचीत आएगी। तो गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट करते हैं, सैंपल पेपर में भी आया हुआ है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। सो गॉस थ्योरम, सबसे पहले गॉस ने बोला क्या? सबसे पहले गॉस ने बोला कि कोई भी अगर एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कुछ चार्ज अगर रखा हुआ है, तो जो ई डॉट ds है उसका क्लोज्ड मतलब सरफेस इंटीग्रल वो q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये तो आपको एक्सप्रेशन पता ही होगा। अब इससे रिलेटेड इसके तीन एप्लीकेशंस है, अब इससे रिलेटेड इसके तीन एप्लीकेशंस है बेटे, और तीनों एप्लीकेशंस जो है वो आपको करने जरूरी है, करने भी चाहिए। तो मैंने कहा सबसे पहला जो एप्लीकेशन है बेटे वो है आपका जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो ड्यू टू अ होलो स्फेरिकल शेल, ठीक है ना, मतलब होलो कंडक्टिंग शेल या आपका होलो स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है ना। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर मैं होलो कंडक्टिंग बॉडी की बात कर रहा हूं या स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में सभी बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना रहता है। तो हमने कहा चलो भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो व्हाट वी विल डू हियर इज, यहां से मैंने एक कंडक्टिंग बॉडी लिया। होलो क्या होता है? अंदर से खोखला, जैसे टेनिस बॉल होता है ना, अंदर से खोखला होता है। तो क्या होगा, इसके जो कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर वैसे भी सारा का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अंदर से खोखला है, तो हमने कहा सारा का सारा चार्ज तो इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटे। ये देखिएगा सारा का सारा चार्ज तो इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो गौर से देखिएगा बेटे, गौर से देखिएगा, इसका रेडियस r लिया मैंने। 3 पॉइंट्स लेते हैं हम लोग जहां जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना रहेगा। एक इसके अंदर, एक सरफेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट, एक सरफेस के ऊपर सेकंड पॉइंट, और एक सरफेस से बाहर थर्ड पॉइंट। सरफेस से अंदर जो r लेते हैं वो r लेस देन r होता है, और सरफेस से बाहर जो r लेते हैं उस r को ग्रेटर देन r बोलते हैं। गॉस कहता है जहां पर भी आप ले रहे हो स्फेरिकल एक गॉसियन सरफेस बना दो। तो भाई मैंने यहां से गॉसियन सरफेस बनाना शुरू कर दिया, मैंने यहां से गॉसियन सरफेस बनाना शुरू कर दिया। दूसरे पे तो ऑलरेडी बना हुआ है, और यहां से भी मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाना शुरू कर दिया, एक स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है ना। तो आई विल से कि गॉस थ्योरम क्या कहता है। देखो पेपर में कैसे लिखोगे, पेपर में लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल मानी ई डॉट ds फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है ना। ये ऐसा लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई डॉट ds फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप पेपर में प्रेजेंटेशन के साथ लिखेंगे प्रॉपर। पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शेल एट अ पॉइंट इनसाइड द सरफेस। तो पहले मैं सिर्फ इनसाइड लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा अगर पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए आपको। तो इनसाइड वाले में आप कह देंगे E डॉट ds फॉर अ क्लोज सरफेस इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। असल में सारा चार्ज तो सरफेस के ऊपर है, तो पहले वाले सरफेस के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो भैया चार्ज इनसाइड तो जीरो है। तो अगर चार्ज ही जीरो है, अगर चार्ज ही जीरो हो गया तो E डॉट ds फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस जीरो हो गया भाई। तो सर E डॉट ds जो है वो इस क्लोज्ड सरफेस के लिए जीरो हो गया बच्चा। E डॉट ds फॉर दिस क्लोज सरफेस इज जीरो। मैंने कहा ठीक बात है यार, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी वो जीरो हो गया।
कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटे, 0 हो गया। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जो आपने कर लिया बच्चा, ये आपका एक कंसेप्ट है जो आपने कर लिया। अब बातचीत आती है दूसरी वाली, ये तो इनसाइड हो गया जो हमने कर लिया, अब वो सरफेस पे बोलेगा फिर आउटसाइड बोलेगा। तो जब हम इनसाइड द सरफेस लिखते हो तो ब्रैकेट में r इज लेस देन r भी लिख लिया करो, जिससे कि आपको समझ आए कि भाई आप सरफेस के अंदर की बात कर रहे हैं, सरफेस की बाहर वाले r की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला कंसेप्ट है। अब इसी के अंदर मेरे को लगता है कि इसी पेज को अगर थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो यहीं पर हम समझा सकते हैं दोनों को भी, तो आपका एक ही पेज में सब कुछ कवर हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। चलो भाई, ये तो आपका ई इनसाइड हो गया। हमेशा हमेशा क्या होता है, कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। सॉलिड के लिए सिलेबस में है ही नहीं, पहले हुआ करता था, अब नहीं है सिलेबस में। तो भाई सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये मेरा डीएस है बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हमने ठीक भाई। तो अगर आप एट सरफेस बोलते हैं, असल में ये सरफेस के बहुत नियर होता है, ठीक है ना। तो जहां पर आर कैपिटल आर के बराबर है, ठीक है ना, उस कंडीशन में आप कह रहे हो सर ई डॉट डीएस फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, सरफेस के ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है, तो उसके बिल्कुल नियर अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे तो आपको मिलेगा दैट ई डीएस कॉस 0, क्योंकि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल है। ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। सर ई बाहर निकला, डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सर ई तो ठीक है, और इस डीएस की जगह अपन लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्फेरिकल एंटाइटी है और इसका इंटीग्रेशन उसके एरिया का वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आई विल से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये है आपका जब r इज इक्वल्स टू r है। समझ आया कि नहीं आया? जिस तरीके से मैंने ये सब करा, बस तीसरा पॉइंट आउटसाइड वाले के लिए बेटे आपको r ग्रेटर देन r करना पड़ेगा, पूरा फॉलो करना पड़ेगा, और e आउटसाइड आप लिख देंगे बच्चा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। बोला तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? और इसी के साथ बेटे इसका ग्राफ तो मस्ट है भाई, इसका ग्राफ तो बहुत ज्यादा जरूरी है ई और आर का। जब आर आपका लेस देन आर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। जब आर कैपिटल आर के बराबर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है बेटे, और जब आर इज ग्रेटर देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है बच्चा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ये है आपका E वर्सेस R का ग्राफ, ये है आपका E वर्सेस R का ग्राफ। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। ये था आपका चैप्टर नंबर 1 के सभी डेरिवेशन। भाई डाइपोल हो गया, गॉस थ्योरम हो गया, इसका भी डाइपोल हो गया, इसका भी डाइपोल हो गया पूरा का पूरा। बस अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर और एनर्जी लॉस का कॉन्सेप्ट बचा है। 15 मिनट लगेंगे हार्ड टू हार्ड, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट उसको भी कर देने में, तो फिर 10 नंबर के चैप्टर के डेरिवेशंस आपके खत्म हो जाएंगे। अब कोई बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूं ऑल डेरिवेशंस हो गया भाई, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ही तो है सारे डेरिवेशन, यही तो है चैप्टर के अंदर डेरिवेशंस। और डेरिवेशंस है कहां बताओ जरा मुझे, अगर कोई और डेरिवेशंस तुमने देखे हो तो मुझे बताओ जरा कि हाँ सर और भी डेरिवेशंस, और है ही नहीं डेरिवेशंस। Got it guys? चलिए, बहुत ही सही है यार। अच्छा, एक और भी तो चीज है भाई, ये तो आपका एक ही एप्लीकेशन हुआ, इसके 2 एप्लीकेशन और भी तो रहते हैं, ठीक है ना, वो भी कर लेने चाहिए भाई, क्योंकि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है। अभी जस्ट याद आया, इनफाइनाइट, आपका इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात हो रही है, ठीक है ना, मतलब एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर क्या होगा भाई, चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चे। हमने कहा ठीक है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ निकलेगा इसका। यहां पर जो गॉसियन सरफेस बनता है वो हमारा सिलिंड्रिकल बनता है। 3 सरफेसेस बनते हैं, एक ये वाला कर्व्ड सरफेस, एक ये वाला फ्लैट सरफेस, और एक ये वाला फ्लैट सरफेस। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मगर सरफेस हमेशा आपका उस एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हमने कहा भाई ये रहा एरिया वेक्टर 90 डिग्री, ये रहा एरिया वेक्टर 90 डिग्री, और ये रहा एरिया वेक्टर। तो अगर एक को ds1 लिया जाए, एक को ds2 लिया जाए, और एक इस छोटे वाले एरिया को ds3 लिया जाए, तो इस तरीके से कर सकते हो। पेपर में लिखना पड़ेगा प्रॉपर, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। आप लिखेंगे सर E डॉट ds फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। 3 सरफेसेस है इधर, E ds1 cos 0 बेटे, समझ में आया? सॉरी cos 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना E और ds के बीच में, प्लस दूसरे वाले के साथ भी 90 डिग्री है, E ds2 cos 90 प्लस बेटे E ds3 cos 0 बराबर आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। 90 डिग्री वाला खत्म हो गया, तो मिला E इंटू ds3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई RL भाई कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल, R इंटू एल। सर Q बाय एल होता है लैम्डा, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और कभी अगर E वर्सेस R का ग्राफ पूछा जाए तो आप कह देंगे सर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप कह देंगे सर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ये था आपका इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, ये था आपका इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाला कॉन्सेप्ट। यहीं पर अगर वो इनफाइनाइट शीट की बात कर रहा है, प्लेन शीट की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चा? उस कंडीशन में ऐसा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ये एक दरवाजा है आगे पीछे, तो फिर आगे पीछे अगर ये ऐसे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और इधर भी होगा, है ना? तो मैंने कहा भाई अच्छा अगर ऐसा है तो यू विल से ये लीजिए इधर और ये लीजिए इधर, इधर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, और इधर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो मैंने कहा मेरे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर EA प्लस EA, ठीक है ना? तो फ्लक्स इज 2 इंटू EA, तो 2 इंटू EA मिलेगा मुझे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, बोले तो सिग्मा, so this is sigma by 2 epsilon naught, so this is sigma by 2 epsilon naught। बात समझ में आ रही है? तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सही है भाई? ये आपका शीट की वजह से हो गया, और इसी के साथ आपका चैप्टर 1 के सारे डेरिवेशन खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना भाई? अब चैप्टर 2 में क्या बचता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला, कैपेसिटर वाला, लॉस ऑफ एनर्जी वाला, ये तीनों डेरिवेशंस बचते हैं, करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। भाई जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो इस कंडीशन में क्या मिलता है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाले में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाले में वो कहेगा सर अगर कोई एक चार्ज है Q1 और कोई दूसरा चार्ज है Q2 और R12 दूरी है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो KQ1 Q2 बाय R12 होता है बच्चा। याद रखना इस कंडीशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बेटे, समझ में आया? ये 2 चार्ज सिस्टम है, इसी में 3 चार्ज सिस्टम भी बोल देगा वो आपसे, इसी में वो आपसे 3 चार्ज सिस्टम भी बोल देगा, 3 चार्ज सिस्टम भी बोल देगा, जहां पर पति पत्नी और वो का रिश्ता आ जाएगा। तो जब वो 3 चार्ज सिस्टम बोलेगा बेटे, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? तो 3 चार्ज सिस्टम में बेटे ये रहा आपका इस तरीके से, ये आपका Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो आपको क्या करना है भाई? R12, R23 और R13। तो आई विल से इधर क्या करेंगे? यू विल बी, पहले 1-2 का इंटरैक्शन है ना पोटेंशियल एनर्जी, फिर 2-3 का इंटरैक्शन, और फिर उसके बाद 1-3 का पोटेंशियल एनर्जी R13, और फिर उसके बाद 1-3 का पोटेंशियल एनर्जी।
क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? आई गेस वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग, ठीक है ना बेटे? तो ये आपका 3 चार्ज सिस्टम हो गया। ये कब का कंडीशन है? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बेटे, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके जस्ट बाद क्या होगा, इसके जस्ट बाद क्या होगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? तो ये है, मैंने कहा भाई अब देयर इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऑलरेडी दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर तो चीट कर रहे हैं, मगर क्या है? देखो भाई, देखो, लड़के को लगता है कि वो लड़की के ऊपर चीट कर रहा है, लड़की को लगता है कि वो लड़के के ऊपर चीट कर रहा है, लेकिन असली में क्या है कि दोनों आपस में एक बंधन में बंधे हैं, इसका भी बंदा इसकी भी बंदी। समझ में आया कि नहीं आया? तो असल में भाई ट्रायंगल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये R1 दूरी पर रखा है, ये R2 दूरी पर रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने कहा भाई जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, देयर विल बी सम वर्क डन, Q1V है ना? इसकी वजह से इसको लाने में भी ऑलरेडी कुछ वर्क डन करना पड़ा, Q2V, और आपस में भी देयर विल बी सम वर्क डन, कुछ इंटरैक्शन होगा आपस में। तो आई विल से दैट नेट इज के Q1 Q2 बाय R12 तो है ही है, मगर एक्सटर्नल की वजह से और एक्सटर्नल की वजह से। समझ आया कि नहीं आया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को? आई होप सो दिस इज वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, ये था बेटे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें अगर किसी को चार्ज रिंग वाला करना हो ना, तो आप सर्च कर लीजिए, करवा तो रखा ही है मैंने, हर जगह पे हमेशा करवाया है, चाहे आप वन शॉट्स की बात कर लो, चाहे अभी आप रिवीजन की बात कर लो। बच्चे को लगता है कि सर इक्वेटोरियल में दो बार मैंने उसको ऐड किया था, तो रिंग वाले में जब 2E cos थीटा आता है तो मैं एक ही बार को क्यों इंटीग्रेट करता हूं? असल में कोई भी सर्कल का एक छोटा सा एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा सर्कल का आ जाएगा उसकी वजह से, तो आप दो एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करोगे तो दो सर्कल का आ जाएगा, बाद में फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उससे बेटर यही है कि बाद में डिवाइड करने से बेटर हम पहले ही चीजों को कर ले। समझ आया कि नहीं आया? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये तुम्हारा U के बराबर आ गया और ये मुझे क्लियर भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, यहां तक की कहानी क्लियर है अपने को। वी विल मूव अहेड बच्चा, वी विल मूव अहेड। यहां तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटे, अब हम लोग कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर के केस में वो हमसे क्या बोल रहा है? डाई इलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट। कैपेसिटर के केस में वो हमसे डाई इलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट बोल रहा है। वो हमसे कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है? डाई इलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट बोल रहा है। तो अगर आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे बच्चा, तो उस कंडीशन में जरा ध्यान से देखिएगा पेपर में क्या लिखेंगे। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और तुम्हारी एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, और इस बीच यहां पर एक हमने स्लैब लगाया बेटे। तो होता क्या है कि इस स्लैब के जो सरफेस है, इंटरनल सरफेस, तो पॉजिटिव वाले की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और नेगेटिव वाले की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है? एक इंसुलेटर ही है ये एक हिसाब से, ठीक है ना? आप इसको ऐसे लिखोगे बेटे स्टेटमेंट में, कैसे लिखेंगे कि सर डाई इलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर। Dielectric is essentially an insulator where charge cannot pass but there is some electric field. So यहां पर देखिएगा भाई, एयर की वजह से या वैक्यूम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका E0 है, वो आपका E0 है बेटे। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है बेटे, समझ में आया? कुछ तो इंड्यूस होगा, मगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ट्रैवल करेगा, तो ये E0 को E इंड्यूस थोड़ा सा काटेगा, तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा वो कितना रहेगा? सिर्फ E रिड्यूस्ड रह जाएगा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं बोलूं तो ये E रिड्यूस्ड क्या है बेटे? ये E0 में से E इंड्यूस्ड माइनस ही तो है। समझ आया कि नहीं आया?
एक और बात बता देता हूं, ये जो ई रिड्यूस्ड होता है ना, ये ई नॉट बाई के होता है, ये ई नॉट बाई के होता है। मतलब इसका कुछ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हवा में ई नॉट होती, अगर डाई इलेक्ट्रिक के है तो उतना टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। तो एक हिसाब से आपने उसको बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने के लिए ही डाला है मेरे हिसाब से, है ना। पूरे का थिकनेस टी है दूरी, और इसका थिकनेस टी है बेटे, और इस वाले का थिकनेस क्या होगा, टी होगा, और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। समझ तो आ ही रहा है आपको। अच्छा आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ई आर बराबर ई नॉट बाई के है, मैंने कहा ई आर बराबर ई नॉट बाई के है। सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस प्लेट्स का, विच इज एयर की वजह से जो अंदर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इज ई नॉट प्लस ई नॉट बाई के, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या मैं पोटेंशियल बोल सकता हूं। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल क्या होता है बेटे, ई इंटू डी होता है ना, तो पूरे प्लेट का पोटेंशियल ई इंटू डी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये हवा, ये जो ई नॉट एयर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितनी दूरी में है, ये डी माइनस टी दूरी में है। टी हटा दोगे तो उतनी उतनी दूरी का है। और ये जो ई नॉट बाई के है, ये सिर्फ टी थिकनेस वाली दूरी में है, ये सिर्फ टी थिकनेस वाली दूरी में है। तो मैंने कहा भाई अगर ये ई डी है तो दिस इज ई नॉट डी माइनस टी प्लस बेटे ई नॉट बाई के इंटू टी। तो आपको मिला ये क्या है, ये तो ई नॉट ही होगा ना भाई, ये तो ई नॉट ही होगा ना भाई, है ना। हाँ ठीक है ना। तो आपको मिला सर ई नॉट से ई नॉट कैंसिल आउट कर दो भाई, ये जो ई नॉट है इससे इस ई नॉट को कैंसिल आउट कर दो भाई। तो मैंने कहा डी बराबर, सॉरी हम क्या कर रहे हैं, ओह सॉरी गाइस, सॉरी मैं क्या ही बोल रहा हूं, क्यों ई नॉट होगा ये तो नेट ई है ना कुछ, हाँ ठीक है। तो इधर मैंने ई लिखा, ये डी लिखा, कोई बात नहीं। एक काम करते, इधर ईडी लिखते ही नहीं है, इधर नॉर्मल वी लिख लेते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे तो सी निकालना है ना, अल्टीमेटली मुझे तो सी निकालना है। तो अब v बराबर क्यू बाई सी होता है, क्योंकि q बराबर सी वी होता है। तो सर q बाई सी तो ठीक है, इधर क्या होगा, ई नॉट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर 2 कहां चला गया, उसका कारण है भाई सिग्मा, सॉरी क्यों नहीं सिग्मा, उसका कारण है मेरे भाई। उसका कारण यह है कि यहां पर आप दो प्लेट्स के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो। तो एक सिंगल प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बीच में तो कहीं आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऐड होगा, तो 2 और 2 का क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ब्रैकेट में इट इज गोइंग टू बी डी माइनस टी प्लस टी बाई के। समझ आया ना सर, q बाई सी ठीक है, सिग्मा को q बाई ए बोलते हैं, ये ऐसे आया तो d माइनस टी प्लस टी बाई के हो गया। q से q काटो तो c मिला एप्सिलॉन नॉट a बाई d माइनस टी प्लस टी बाई के। समझ आया ना, समझ आया ना भाई आप लोग को। थोड़ा सा इसको अगर हम छोटा कर दे हल्का सा, तो आपको यहां पर क्या मिलता है, आपको यहां पर क्या मिलता है कि सर अगर 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 इफ T इज इक्वल्स टू डी, तो C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बाई के गया ऊपर, तो C मिला K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो C मिला K टाइम्स C एयर, C मिला K टाइम्स C एयर। क्या यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटे, क्या यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया बच्चा। आई डोंट फील कि हमें किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है इस कंडीशन में बेटे, जरा आप मुझे बताइएगा, जरा आप मुझे बताइएगा बेटे। क्या हम चले आगे बेटे, क्या हम चले आगे, सही है भाई। तो मैंने कहा यार ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब डालोगे, अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब डालोगे, तो कंडक्टिंग में असल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तब सही होगा। बस जहां पर आप ई नॉट बाई के लिख रहे हैं उसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब वहां जो सी आएगा वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई
डी माइनस टी आता है बस। कंडक्टिंग स्लैब में ये आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। तो कंडक्टिंग स्लैब में कितना आएगा मेरा बच्चा? वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। तो कंडक्टिंग स्लैब में कितना आएगा बेटे? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना? तो यहां तक अपने को क्लियर हो गया। नाउ वील मूव ऑन। अब वो लॉस ऑफ एनर्जी वाला एक्सप्रेशन, ये जो लॉस ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ऑन शेयरिंग चार्जेस, पेपर में पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना? तो लॉस ऑफ एनर्जी वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या बोलेगा? लॉस ऑफ एनर्जी वाले पे बोलेगा सर पहले एक कंडक्टर है, मतलब कैपेसिटर है, Q1 चार्ज है, C1 इसका आपका कैपेसिटर है, एक और है Q2 चार्ज है, C2 इसका कैपेसिटर है। इसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर, और इसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर। असल में होता यह है, तो इनिशियल एनर्जी दोनों के मिलाकर कितनी होगी? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। हमने बोला एक काम करो, दोनों को एक साथ पैरेलल जोड़ दो। जब आप दोनों प्लेट्स को एक साथ पैरेलली जोड़ेंगे तो इनका कुछ कॉमन पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा? तो कॉन्सेप्ट अपन अभी कर रहे हैं कॉमन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट। अभी कॉमन पोटेंशियल क्या बोलेगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल इक्विवेलेंट चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अभी टोटल चार्ज कितना होगा मेरे भाई? Q1 प्लस Q2 और C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में ऐड है। तो Q1 की जगह C1 V1, Q2 की जगह C2 V2, और इधर C1 प्लस C2 और इधर C1 प्लस C2। तो सर V जो मिला मुझे, दैट इज गोइंग टू बी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या है मेरे भाई? ये कॉमन पोटेंशियल है। अब वो कहेगा भाई जो इस पूरे प्रोसेस में आपने किया, तो देयर इज सम एनर्जी लॉस। उसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो देयर इज सम एनर्जी लॉस, बेटे। तो अगर आप गौर से देखते हैं मेरे बच्चे, बच्चा, तो यहां पर कुछ एनर्जी लॉस होता है बेटे। बच्चा क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है बेटे। एक सेकंड होल्ड करिएगा बच्चे। तो यहां पर क्या होगा बेटे? यहां पर एनर्जी लॉस होगा। तो आप गौर से देखना बेटे, बच्चा। डेल्टा यू क्या होता है? देयर इज सम फाइनल एनर्जी, देयर इज सम इनिशियल एनर्जी। आप कह रहे हैं एनर्जी लॉस होता है, तो अगर एनर्जी लॉस है तो आप इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे। तो अगर एनर्जी लॉस है तो आप इनिशियल माइनस फाइनल कर दोगे भाई। अगर एनर्जी लॉस है तो आप इनिशियल माइनस फाइनल कर दोगे भाई। ठीक है ना? इनिशियल क्या था? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस ये क्या होगा? 1/2 आपका क्या होगा? C फाइनल V फाइनल स्क्वायर। तो C फाइनल क्या होगा? C1 प्लस C2, और V फाइनल क्या होगा? ये रहा C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। हमने कहा ठीक बात है यार, ये बात तो आपकी बात सही है, आप कुछ गलत बात तो कर नहीं रहे हो। तो यहां से आप हाफ कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है यार। सर ये C1 प्लस C2 को स्क्वायर का एक तो कट जाएगा और एलसीएम ले लो। तो C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करिए बेटे C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर से, माइनस ये तो कट गया था, तो ये हुआ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और पूरे को आप डिवाइड करेंगे C1 प्लस C2 से। ठीक है ना? समझ आया यहां तक? अब इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकल के आ रहा है? देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, सही है सर। C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस 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 माइनस। यहां से जब आप देखोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और फिर माइनस 2C1 C2 V1 V2। समझ आया? और नीचे में आपने C1 प्लस C2 से डिवाइड कर ही रखा है। जो चीजें काटनी है काट दो। सर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ये काट दो, सर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये काट दो। इधर देखो, अगर C1 C2 कॉमन ले लिया, तो डेल्टा U मिलेगा हाफ। देखो C1 C2 कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में क्या मिला? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, सही है। और डिवाइड किया बेटे C1 प्लस C2 से। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो डेल्टा U मिला
1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, सही है ना। तो ये मिला V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटे, आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल। इसी के साथ हम लोग चैप्टर 1 के सारे डेरिवेशंस, चैप्टर 1 और 2 के सारे डेरिवेशंस खत्म कर लेते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाता है, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाता है बेटे, तो मेरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाता है। आई बात समझ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटे, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो खत्म हो गया बेटे। हम लोग आगे चलेंगे बच्चा, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चलते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसे क्या क्या एक्सप्रेशन है जो आपको करने हैं बेटे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसा क्या क्या है जो आपको करना है। ये 6 नंबर का चैप्टर है बेटे, और इसमें से अगर एक भी डेरिवेशन आ गया तो आपके 3 नंबर तो आ गए। तो इसके अंदर क्या क्या डेरिवेशंस आपको करने चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला डेरिवेशन, ठीक है ना, I इज इक्वल्स टू NEA इंटू VD वाला डेरिवेशन, ठीक है ना, 2 डेरिवेशन हो गए। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आता है NE² A इंटू टाउ, या फिर रेजिस्टिविटी M/NE² इंटू टाउ, M/NE² इंटू टाउ। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो इसके बाद आपको सेल्स का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, सेल्स जो सीरीज में या पैरेलल में होते हैं, जो सीरीज में या पैरेलल में होते हैं। किरचॉफ्स लॉ केसीएल और केवीएल का कोई डेरिवेशन नहीं है, ये तो समझना पड़ता है चीजों को बस सिर्फ, इसमें इसका कोई डेरिवेशन तो है नहीं, इसको तो आपको नॉर्मली समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है ना। ये तो आप नॉर्मली समझेंगे केसीएल केवीएल को, तो इसलिए आप केसीएल केवीएल करेंगे। केसीएल केवीएल करने के जस्ट बाद अगर आगे बढ़ते हैं बेटे तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बच जाता है। तो दिस इज ऑल वी आर हैविंग इन दिस चैप्टर, ये सब ही तो है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट होता है कायदे से। इस बार सैंपल पेपर में नहीं दिया है, दैट डजंट मीन कि आएगा नहीं भाई, पिछले हर सालों के हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को राजा बना के रखा हुआ है इस चैप्टर ने, यहां से सवाल आता ही आता है। किरचॉफ्स तो देखो भाई भगवान है ही इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना। वो अलग बात है पेपर में क्या पूछ ले, अनप्रेडिक्टेड चीजें पूछ ले, पता चले कभी कभार भाई ऐसा हो जाए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा था, इस बार उसने ऐसी चीज पूछ ली जो आपको लग रहा था कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि सब कुछ कर ले तो ज्यादा बेटर है, सब कुछ कर ले तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं भाई, पहले चैप्टर नंबर 3 के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चा। हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। ये लीजिए भैया, हम यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जब मैं आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, तो आप ध्यान से देखना बच्चा। ये बोलता है कि सर कोई भी एक कंडक्टर है तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक बात है भाई, बिल्कुल होते होंगे। अब बात यह है कि आपका जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्टेड नहीं है ना, तब तक जो उसके अंदर नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो 0 माना जाता है, एवरेज। ऐसा लगता है कि जैसे आपका जो करंट है वो आपका फ्लो नहीं हो रहा है। सो यहां पर पहले कंडीशन में जब E एक्सटर्नल आपका 0 है तो उस कंडीशन में जो U एवरेज होता है वो आपका 0 माना जाता है। U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 UN डिवाइडेड बाय n। ऐसा लग रहा है जैसे जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, एक दूसरे के मोशन को कैंसिल आउट कर रहे हैं वेक्टोरियली। हमने कहा ठीक है भाई,
आपने अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि क्लास में टीचर वापस आ गया तो बच्चे सारे के सारे बिल्कुल ऐसे शरीफ बैठ गए जैसे इनसे ज्यादा शरीफ तो दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना भाई। तो ये एल लेंथ है और ये ए एरिया है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे बच्चे आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है भागना शुरू कर देंगे। ठीक भाई, बिल्कुल ठीक है यार। तो अब जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा और हम सीधा एवरेज की बात कर लेते हैं भाई। देखो वैसे तो आपको पेपर में लिखना पड़ेगा दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस AT होता है, ये आपको पेपर में लिखना पड़ता है। और इधर आप देखोगे तो सबका क्या होगा, सभी का अलग अलग फाइनल वेलोसिटी निकलेगा। मानी v जो होगा वो v1 प्लस v2 प्लस ऐसे करते कराते vn होगा, आया ना। v जो होगा वो ऐसे करते कराते ऐसा होगा। और अगर आप एवरेज की बात करते हैं, अगर आप एवरेज की बात करते हैं, उसी को अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, तो वो इन सब का वेलोसिटीज को n से डिवाइड कर देगा फिर से, आया ना। बिल्कुल ठीक बात है यार। तो मैंने कहा भाई v तो u प्लस AT होता है, तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो दैट दिस इज u एवरेज प्लस a कॉमन लिया और सभी टाइम्स को ऐड किया, t1 प्लस t2 प्लस t3 सो ऑन tn बाय n। सही है भाई। अब u एवरेज तो वैसे भी 0 है, तो v ड्रिफ्ट, अब मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, नॉर्मली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो v ड्रिफ्ट मैंने लिखा a और इसको टाउ लिखते हैं। टाउ क्या होता है बच्चा, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम बेटे। तो टाउ क्या है मेरे बच्चे, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम बेटे। तो टाउ क्या है भैया, टाउ है आपका रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज समय, दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज समय बेटे। तो टाउ है मेरा रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ए कहां से आएगा सर, जरा ध्यान से देखिएगा। फोर्स होता है ई और फोर्स होता है ma, तो इसका मतलब ई बराबर हो जाएगा ma के, तो एक्सेलरेशन हो गया ई बाय एम, तो एक्सेलरेशन हो गया ई बाय एम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इफ आई विल से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा ई बाय एम इनटू टाउ। समझ आया कि नहीं आया? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा ई बाय एम इनटू टाउ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा, ई बाय एम इनटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया मेरा ई बाय एम इनटू टाउ बेटे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आई गेस यू गाइज आर टोटली क्लियर विद दिस पार्ट बच्चा। मेरे हिसाब से ये आप सभी बच्चों को समझ में आ गया जो भी मैंने बोला आपको, ठीक है ना बेटे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया हमारा, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाता है यहां पर। ये लीजिए भाई, करंट बराबर NEA इंटू VD, ये आसान है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा 30 मार खान वाली बात नहीं है बेटे। अगर मैं बोलूं I इज इक्वल्स टू NEA इंटू VD पूछ रहा है आपसे, तो ये आसान है। क्या होगा भाई, करंट बराबर चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, और Q क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन T, है ना। ये भी सही है यार, ये भी सही है यार। अच्छा एक और चीज बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो स्मॉल n बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कैपिटल N की जगह मैं n इंटू वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू डिस्टेंस भी लिख सकता हूं, या लेंथ भी लिख सकता हूं, एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकता हूं। बिल्कुल सर, तो इसकी जगह आ जाएगा NALE बाई T। अब ये लेंथ बाई टाइम तो वेलोसिटी हो गया, तो NEA इंटू VD। तो आई होप करंट का एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कैसे आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्रेशन है I बराबर NEA इंटू VD। सही है ना भाई, सही है ना भाई, लास्ट मोमेंट पे समझ आ रही है ना चीजें भाई, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। तो ये मैंने I बराबर NEA इंटू VD कर लिया, दिस इज व्हाट इट इज। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं बेटे, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैंने बोला यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, सर आपने बोला I बराबर NEA VD होता है,
तो I को मैं V बाय आर लिख सकता हूं बिकॉज V बराबर आई आर होता है, और इसको NEA और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को EE बाय M इंटू टाउ भी लिख सकते हैं। इस V को मैं क्या लिख सकता हूं, E इंटू एल, बिकॉज E बराबर V बाय एल होता है, और नीचे R है तो इधर NE स्क्वायर AE टाउ बाय M। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड काट दो, L को डिवाइड मार दो, तो यहां से मिला R बराबर ML बाय NE स्क्वायर A इंटू टाउ। सही है, ये तो R हो गया तुम्हारा। रेजिस्टिविटी की बात करें तो M बाय NE स्क्वायर इंटू टाउ। रेजिस्टिविटी की बात करें तो M बाय NE स्क्वायर इंटू टाउ। समझ आया? ये है तुम्हारा रेजिस्टिविटी, ये है तुम्हारा रेजिस्टिविटी बेटे। तुमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, तुमने रेजिस्टिविटी निकाल लिया। अगर तुम्हें कंडक्टिविटी चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, NE स्क्वायर टाउ बाय M, और तुम्हें कंडक्टेंस चाहिए तो NE स्क्वायर A इंटू टाउ बाय ML, तो NE स्क्वायर A इंटू टाउ बाय ML। ये था आपका रिलेशंस, ये था आपका इसके साथ रिलेशंस बेटे, ये था हमारा इसके साथ रिलेशंस। अब दो चीजें रह गई, सेल्स का कॉम्बिनेशन सीरीज में और पैरेलल में, और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज। इस चैप्टर में एज सच और डेरिवेशंस कहा है, ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, इसके अंदर ज्यादातर प्रैक्टिस करनी रहती है। तो आइए चलते हैं भाई सेल्स की तरफ, आइए चलते हैं मेरे भाई सेल्स की तरफ बेटे, आइए चलते हैं बच्चा सेल्स की तरफ। तो सर सेल्स की बात करते हैं, तो सर सेल्स की बात करते हैं। सर सेल्स क्या है, किस तरीके से पढ़ेंगे? तो सेल नॉर्मली, अच्छा सेल से भी पहले, सेल से भी पहले हम लोग करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बेटे। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बेटे, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। जरा ध्यान से देखना बच्चा, ये मैंने कहा ऐसे है, ये मैंने कहा ऐसे है, आपने भी कहा हां सर ऐसे है, ए बी, ठीक है ना। ये सेल है जिसका कुछ ईएमएफ होता है। सर ये जो ईएमएफ होता है ना, ये कहता है अगर इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने कुछ आर लगाया है तो कुछ इंटरनल होगा, और कहता है ए से बी तक चार्ज ले जाने में जो वर्क डन लगेगा, प्लस फिर बी से ए तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन लगेगा। हायर से लोअर तो खुद चला जाएगा, मगर लोअर से हायर ले जाने के लिए उसके पास केमिकल्स होते। तो इसका मतलब E बराबर, ये ए से बी तक जाने में तो V हो जाएगा, और इसको क्या लिखूंगा IR, ठीक है ना। तो V मिलता है E माइनस IR। तो यहां पर दो एक्सप्रेशन होते हैं, या तो करंट पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, या तो करंट पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जब करंट बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को डिस्चार्जिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिस्चार्जिंग बोलते हैं, और ऐसे कंडीशन में V बराबर E माइनस IR होता है। और जब करंट अंदर जा रहा है तो ऐसे चीज को हम चार्जिंग बोलते हैं, और चार्जिंग वाले प्रोसेस में V बराबर E प्लस IR होता है। अब हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन चाहिए। एक्सप्रेशन की कंडीशन में अगर मैं बोलूं तो V बराबर E माइनस IR है बेटे। टोटल करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, R प्लस स्मॉल r। इसको यहां पर पुट कर दिया तो V मिला E माइनस E बाय R प्लस R इंटू R। तो V मिला, E कॉमन ले लो, 1 माइनस R बाय R प्लस R, सही है ना। ले जाओ ऊपर, तो V मिला E कॉमन लेकर R प्लस R माइनस R बाय R प्लस R बेटे। R से R काट दो तो V मिला E, इधर से आपका R बाय R प्लस R मिला मुझे। तो इसका मतलब R प्लस R सामने ले जाओ, R को डिवाइड कर दो तो ये V इधर डिवाइड हो जाएगा, सही है ना भाई। तो कैपिटल R बाय कैपिटल R 1 होता है, प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R बराबर E बाई V। मैंने कहा ठीक है यार, तो इसका मतलब स्मॉल r बाय R हो गया E बाई V माइनस 1, तो स्मॉल r हुआ E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से तो ये कहानी क्लियर है आपको, मेरे हिसाब से तो ये कहानी क्लियर है आप लोगों को। इसमें तो कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए बच्चा, इसमें तो कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए बेटे। समझ आया कि नहीं आया आप लोग को? ये था इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन। कभी अगर पेपर में पूछ लिया तो क्या करोगे फिर, तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेशन की तरफ, विच इज सेल्स का सीरीज और पैरेलल, विच इज सेल्स का सीरीज और पैरेलल। तो पहली बातचीत करेंगे बेटे सीरीज की, पहले बातचीत करेंगे सीरीज की, क्योंकि मुझे ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट ही तो निकालना है। तो आइए जरा दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सीरीज की बात करेंगे तो ये रहा आपका इस तरीके से, दो सेल्स कनेक्टेड है ए और बी, इधर आपका E1 है, इधर आपका E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं गौर से देखता हूं, इसको C ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसको मैं एक इक्विवेलेंट सेल मान के चल रहा हूं जिसका E इक्विवेलेंट है, A है, और B है जिसका R इक्विवेलेंट है। समझ आया ना? तो आइए जरा बातचीत करते हैं बेटे कि अगर मैं बोलता हूं ई ए माइनस ई सी, भाई करंट तो सेम ही निकलेगा, सीरीज का कॉन्सेप्ट है, तो ई ए माइनस ई सी हो जाएगा आपका, सॉरी ई बोल रहा हूं, वी ए माइनस वी सी हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी हो जाएगा, E1 माइनस आई आर वन, E1 माइनस आई आर वन। सही है ना मेरे भाई? तो ये तुम्हारा वी ए माइनस वी सी है, विच इज E1 माइनस आई आर वन। वी ए माइनस वी सी कितना है बेटे? E1 माइनस आई आर वन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो वी ए माइनस वी सी कितना हो गया बच्चा? E1 माइनस आई आर वन। कहानी क्लियर है? उसके बाद वी वी सी माइनस वी बी कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका वी सी माइनस वी बी कर लेते हैं, वी सी माइनस वी बी कर लेते हैं, ये हो जाएगा E2 माइनस आई आर टू, ठीक है यार। फिर हम वी ए माइनस वी बी कर लेते हैं, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। अब ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है और सेकंड है, मैंने कहा इनको ऐड कर दो, मैंने कहा सिंपली ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको क्या मिला बच्चा इसको ऐड करने से? देखो वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी बराबर बेटे E1 प्लस E2 माइनस आई आर वन प्लस आर टू। सही है ना? ऐसा हुआ सर, सी से सी काटो तो वी ए माइनस वी बी मिला E1 प्लस E2 माइनस आई आर वन प्लस आर टू, माइनस आई आर वन प्लस आर टू। तो यहां से वी ए माइनस वी बी क्या है? ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 माइनस आर वन प्लस आर टू। समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट देखो, यहां से E इक्विवेलेंट मिलता है E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट मिलता है R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट मिलता है R1 प्लस R2। बात समझ आई आप लोगों को? इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को? तो ये था आपका सीरीज वाला कॉन्सेप्ट कि अगर सीरीज में लगे होंगे तो E इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा दो सेल्स के लिए। यही अगर ये दोनों सेल्स पैरेलल में लगे होंगे तो क्या करना पड़ेगा? यही अगर ये दोनों सेल्स मेरे पैरेलल में लगे होंगे तो क्या करना पड़ेगा? यही अगर ये दोनों सेल्स मेरे पैरेलल में होंगे तो मुझे क्या करना होगा भाई? तो पैरेलल की कंडीशन में बच्चा ये ऐसे हो गया, ये दूसरा सेल ऐसे हो गया। तो पैरेलल वाले कंडीशन में बेटे ये रहा ए बी, ये E1 है और ये E2 है बेटे, ठीक है ना। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है बेटे, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है बेटे। तो ऐसे कंडीशन में भाई करंट I1 निकलेगा, I2 निकलेगा, और टोटल करंट जो होगा वो I1 प्लस I2 होगा। तो पहले मुझे I1 और I2 को निकालना पड़ेगा। इनका इक्विवेलेंट भले ही मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि एक सेल है जिसका E इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट है, ये A है, ये B है, सिमिलरली, ठीक है ना, ठीक है ना। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, कहानी तो ठीक है। जरा ध्यान से देखना बच्चा, जरा ध्यान से देखना बेटे, मैंने बोला यार वी ए माइनस वी बी, इसको नॉर्मली V लिख लेते हैं, वो क्या होगा? E1 माइनस आई वन आर वन, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर I1 लिखना होगा तो क्या होगा? E1 माइनस वी बाय आर वन। सही है भाई? सिमिलरली वी ए माइनस वी बी को आप V लिख लोगे वो हो जाएगा E2 माइनस आई टू आर टू। तो यहां से अगर I2 लिखना हुआ तो क्या होगा? E2 माइनस वी बाय आर टू, E2 माइनस वी बाय आर टू। तो I1 भी निकल के आ गया, I2 भी निकल के आ गया। और अगर इस इक्विवेलेंट से देखूं तो डायरेक्ट कर लो, I बराबर E इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट। सही है भाई? सही है भाई? थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, इसी पेज पे हो जाएगा, इसी पेज पे हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट, ठीक है ना। तो आपने कहा सर ये ऐसे है, ओह शिट सॉरी,
आपने क्या ऐसे बढ़ा देते हैं? मैंने कहा ठीक है यार। नेट करंट क्या होगा? I1 प्लस I2। नेट करंट क्या होगा? I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो इसका मतलब सर E इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट E1 बाय V, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस बेटे माइनस बच्चे R कॉमन लेकर, सॉरी माइनस V कॉमन लेकर, V कॉमन लेकर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 आ गया। और जब मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट आया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, सही है ना। और 1 बाय R इक्विवेलेंट आया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। 1 बाय R इक्विवेलेंट आया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या यहां तक की कहानी समझ में आती है? और इसी के साथ थर्ड चैप्टर का एक और डेरिवेशन हमने निपटा दिया बेटे, मानी सेल्स का सीरीज और पैरेलल भी कर दिया हमने। केसीएल केवीएल और व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम केसीएल बात करेंगे, फिर केवीएल की बात करेंगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे। सर केसीएल केवीएल में तो भाई नॉर्मली 2 लॉज है और पूरे क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझना पड़ता है, ठीक है ना, क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझना पड़ता है। तो आप नॉर्मल सर्च भी कर सकते हो किरचॉफ्स लॉ, या मेरे डिटेल्ड वन शॉट से आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपल है। अगर कोई आपसे व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करे तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये आपको आना भी चाहिए, आपको आता भी होगा। दिस इज समथिंग लाइक वही वाला, ये रहा, ये आपका P है तो ये Q है, ये आपका R है तो ये S है, और बीच में आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इधर आपकी सेल लगी हुई है ना। ऐसा होता है ना भाई। तो आप इसमें क्या करते हो, टोटल I करंट जा रहा है तो इधर आप I1 बेचते हैं, इधर I माइनस I1 बेचते हैं, इधर आप IG बेचते हैं, इधर I1 माइनस IG बेचते हैं, और इधर से I माइनस I1 प्लस IG आता है। तो नेट आपका दोबारा से आई आएगा, नेट आपका दोबारा से आई आएगा, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आया? अब ऐसे कंडीशन में आपको नॉर्मली P बाई क्यू बराबर R बाई एस करना होता है। कैसे करते हो? किरचॉफ का लूप बनाकर, एक ये लूप है एक ये लूप है, बस दोनों लूप को सॉल्व करके P बाई क्यू बराबर R बाई एस आपको निकालना होता है, ठीक है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 नंबर का कॉन्सेप्ट आपका हमने डन कर दिया। इस एक अभी तक 1.5 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, तो 1.5 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ है और हम लोग आपका चैप्टर 1, 2, 3 का डेरिवेशंस कर चुके हैं बेटे। हम लोग आपका चैप्टर 1, 2, 3 का डेरिवेशंस कर चुके हैं बेटे। समझ में आया कि नहीं आया? स्पीड आपको मेरी थोड़ी तेज जरूर लग रही होगी, मगर अब इस टाइम पे तो मैं मतलब वैसे नहीं पढ़ा सकता ना आप लोगों को कि हाँ ठीक है चलो ठीक है बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप लोगों को लग रहा है यार ठीक है ऐसा, मतलब ठीक है वो व्यूअरशिप बढ़ाने वाला काम नहीं करना है हमने को। अपने को तो ये करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, अपने को तो सिर्फ इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है यार हमारी वाकई में हेल्प हो रही है, ठीक है ना बेटे। बात समझ में आ गई आपको? यहां तक तो समझ आ ही गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर 1, 2, 3 हो गया आपका, चैप्टर 1, 2, 3 हो गया आपका। अब इसके बाद आपका चैप्टर 4, यहीं पर लिख देते हैं पहले, यहीं पर लिख देते हैं पहले कि सर चैप्टर 4 में क्या करना होगा, चैप्टर 5 में क्या करना होगा। चैप्टर 4 बड़ा चैप्टर है, तो चैप्टर 4 में क्या करना रहता होता है, पायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन होता है जो आपका इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा वो F बराबर QVB और उसमें R बराबर MV बाई QVB, जिसकी MV बाई QB जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है, छोटा छोटा सा एक्सप्रेशन है इसका। तो तीसरा बेटे टॉर्क बराबर बनिया साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट, ये करना रहेगा आपको।
चौथा बच्चा, दो पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट है ना। तो ये आपको करना रहेगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप एमसीजी, इसके साथ साथ आप एमसीजी करेंगे। ये 5 चीजें होती है जो आपको करनी रहती है, ये 5 चीजें होती है जो आपको करनी रहती है बेटे, ठीक है ना। और बात बची चैप्टर 5 की, तो मैं कुछ नहीं कराऊंगा उसके अंदर, क्योंकि चैप्टर 5 सिमिलर है चैप्टर 1 से। चैप्टर 5 और चैप्टर 1 में डिफरेंस क्या है? जो जो डेरिवेशंस है ना वो चैप्टर 1 जैसे है, जैसे कि आपका डाइपोल हो गया, जैसे कि आपका टॉर्क हो गया, जैसे कि आपका वर्क डन हो गया, सारी चीजें तो चैप्टर 1 की है। तो चैप्टर 5 को क्या ही करेंगे देख के, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए चैप्टर 4 की बात करते हैं पहले, और चैप्टर 4 खत्म करके हम ऐसा क्लेम कर लेंगे कि हमने पहले 5 चैप्टर कर लिए, मानी 16 और 17 33 मार्क्स तक के डेरिवेशंस हमारे हो गए भाई। आया ना समझ में? तो हमने कहा भाई चैप्टर नंबर 4, सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ की बात करेंगे भाई। सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ की बात करेंगे। बायोट ने क्या बोला हमसे? बायोट ने क्या बोला हमसे कि सर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। याद है ये चीज आपको? ये चीज तो याद ही होगी ना भाई आपको, कि भाई dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। ये बायोट की कहानी थी, मुंह जुबानी थी उसकी ये बात। हमने कहा ठीक है भाई, एप्लीकेशन 1 की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन 1 में ये क्या बोलता है हमसे? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर। तो आपने बोला सर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर भाई, किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहां पर लिखेंगे बच्चा, आप यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की जब आप बातचीत कर रहे हैं ना बेटा, तो यहां पर मैंने कहा ये लीजिए भाई वायर, ऐसे करके इस वायर से बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट है, और यहां डीएल लेंथ से हमने यहां पर एक पॉइंट लगा रखा है। आर दूरी है, ये थीटा एंगल है, ये ए माना जाएगा, ये पूरा एल लेंथ है ऐसे करके, ये पूरा एल लेंथ है ऐसे करके बेटे, ये पूरा एल लेंथ है ऐसे करके। तो हमने कहा इसको यहां से ऐसे लिख देते हैं, एक ये हो गया और यहां से इसको ऐसे भी बना देते हैं। ये आपका फाई 1 हो गया, ये आपका फाई 1 हो गया माइनस में, ठीक है ना, और ये आपका प्लस में फाई 2 हो गया। ये थीटा होता है और इसको हम फाई मान लेते हैं। आपने डी भी लिखा है, मुझे बस डीएल साइन थीटा और आर को फाई के टर्म में, सब चीजों को फाई के टर्म में लिखना होता है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि भाई थीटा प्लस फाई 90 डिग्री के बराबर है, तो थीटा बराबर 90 माइनस फाई हो गया, तो साइन थीटा साइन 90 माइनस फाई हो गया, तो साइन थीटा साइन 90 माइनस फाई हो गया। तो इसका मतलब साइन थीटा कॉस फाई के बराबर हो गया, तो इसका मतलब साइन थीटा कॉस फाई के बराबर हो गया। बात समझ में आती है आपको? तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? कॉस फाई के बराबर हो गया। अब मैं कह रहा हूं सर कॉस फाई की बात करेंगे तो कॉस फाई क्या होगा? तो कॉस फाई हो जाएगा आपका बेस, बोले तो ए अपॉन हाइपोटेनस, बोले तो आर। तो आर इज लाइक ए बाई कॉस फाई विच इज ए सेक फाई, विच इज ए सेक फाई। समझ आया कि नहीं आया? ये आपका आर हो जाता है। अब आपने साइन थीटा कॉस फाई और आर ले लिया। अब बात आती है टेन फाई की, तो आई कैन से दैट दिस टेन फाई इज बेस, सॉरी परपेंडिकुलर एल अपॉन बेस ए। मुझे तो डीएल चाहिए, तो एल बराबर क्या हो गया? ए टेन फाई हो गया। तो एल अगर ए टेन फाई हो गया तो मैंने कहा डिफरेंशिएट मार लो। तो फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ए इज बाई ए डी फाई बाई डी फाई ऑफ टेन फाई। तो हमने कहा भैया डीएल बराबर ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो डीएल क्या मिला? ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई मिल गया। तो मुझे डीएल मिलता है ए सेक स्क्वायर फाई डीएल। ये तीन चीजें मुझे मिल जाती है। बस अब इन तीन चीजों को मैं यहां पर पुट करता हूं। देखिए 1 2 और 3, ये जैसे ही मैं यहां पर पुट करूंगा तो डीबी का फॉर्मूला बनने वाला है अभी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर की जगह ये रहा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, और डीएल की जगह बेटे
ए सेक्स स्क्वायर फाई डी फाई, और साथ ही साथ में कॉस फाई, साथ ही साथ में कॉस फाई बेटे, साथ ही साथ में कॉस फाई। सर सेक्स स्क्वायर फाई से सेक्स स्क्वायर फाई कट गया, ए से ए कट जाए, तो आपको मिला डी बाई बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई। ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इसी का इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसी का इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैंने कहा भैया इस dB का इंटीग्रेशन कर लो तो B मिलेगा, विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ साइन फाई, क्योंकि इंटीग्रेशन है, और वो भी कहां से कहां तक, फाई 1 से माइनस फाई सॉरी ठीक है, इसको आप फाई 1 ले लीजिए और इसको माइनस फाई 2 ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ये माइनस फाई 1 हो गया और ये फाई 2 हो गया, ठीक है ना, सही है ना, हाँ सही है ना, ठीक है। तो माइनस फाई 1 से फाई 2 तक है ना, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, सही है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, दिस इज साइन ऑफ फाई 2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वो जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमने कहा भाई ये आपका एक एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है ना, हमने कहा भाई ये आपका एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसी के आप दो केस पढ़ते हैं, या तो थीटा आपका, इसी के आप दो केस पढ़ते हैं, या तो थीटा जो होता है वो आपका क्या कहते हैं मतलब या तो वायर आपका सेमी इनफाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो जब इनफाइनाइट होता है तो ये भी 90 ये भी 90 होता है, और जब किसी एंड के पास मानी सेमी इनफाइनाइट की बात करते हैं तो एक 0 डिग्री होता है और दूसरा 90 डिग्री होता है। तो उस कंडीशन में एक 0 डिग्री होता है और दूसरा 90 डिग्री होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटे। क्या यहां तक की कहानी क्लियर हो गई बच्चे आपको? क्या इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? यस बच्चा पार्टी। चलते हैं आगे भाई, चलते हैं आगे, वील मूव अहेड नाउ, ठीक है ना, नाउ वील मूव अहेड। इसका डेरिवेशन मतलब एप्लीकेशन 2 कर लेंगे, इसका एप्लीकेशन 2 कर लेंगे। तो जरा ध्यान से देखते हैं भाई, जरा ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे भाई इसका एप्लीकेशन 2, कैसे करेंगे इसका एप्लीकेशन 2 बेटे, कैसे करेंगे इसका एप्लीकेशन 2। मैग्नेटिक फील्ड at any point due to a magnetic field at any point due to a current carrying circular loop, due to a current carrying circular loop बेटे। magnetic field at any point due to a current carrying circular loop बेटे, due to a current carrying circular loop बच्चे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बेटे, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंगे यहाँ पर, फिर वही बात है बच्चा, फिर वही बात है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसके इधर की वजह से आपका ये फोर्स लगता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है डीबी, और इसके इधर की वजह से ये डीबी डैश, सही है ना, और ये फाई ये फाई। तो असल में ये ऐसा होता है तो इसलिए इसके कंपोनेंट ब्रेक होते हैं, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो जो ये वाला होता है ये डीबी कॉस फाई होता है, ठीक है ना, और ये वाला डीबी डैश कॉस फाई होता है, ये वाला डीबी साइन फाई होता है, और इसी के बगल में
जो दूसरे वाला दैट इज डीबी डैश साइन फाई, दैट इज डीबी डैश साइन फाई बेटे, दैट इज डीबी डैश साइन फाई। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को? क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप बच्चे को? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो हमने कहा ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो बात करेंगे वो आपका डीबी साइन फाई का इंटीग्रेशन कर लेंगे, वही एक्शियल पर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये डीबी या बोलो डीबी डैश ये कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? कोई अगर आपसे बोलेगा कि सर ये डीबी या डीबी डैश कितना होगा, तो आप कितना बोलेंगे बच्चा? तो आप बहुत सिंपली इसको बोल देंगे कि सर डीबी बोलो, चाहे आप डीबी डैश बोल लो, चाहे आप डीबी बोल लो, चाहे आप डीबी डैश बोल लो, इट इज लाइक म्यू नॉट बाई 4 पाई, इट इज लाइक म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 पाई। दूरी क्या हो जाएगा? ये अगर a है, ये अगर x है, ये अगर x है, तो इट इज लाइक a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर। सही है ना भाई? सही है ना भाई? तो इससे ये काट दो, तो ये 90 साइन 91 ही होता है। तो इसीलिए ये हो जाएगा बेटे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें तो क्या करना है, अल्टीमेटली नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो B बराबर इस dB की जगह ये बाहर सारी चीजें निकालनी है वो निकाल दो। क्या क्या निकाल सकते हो? I बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन फाई भी बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन DL का कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई a तक, क्योंकि ये एक सर्कुलर रिंग है, ये एक सर्कुलर रिंग है बेटे, ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखिएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से आपका साइन फाई की जगह क्या होगा? परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और डीएल की जगह इट इज लाइक 2 पाई ए, डीएल की जगह इट इज लाइक 2 पाई ए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी म्यू नॉट बाई 4 पाई, इधर देखो ये 4 पाई की जगह इनफैक्ट कट जाएगा। कैसे? ये 2 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो ये मिला म्यू नॉट बाई 2, ये म्यू नॉट बाई 2, इधर आई बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इधर से आपका ए स्क्वायर हो गया। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसी में अगर आप सेंटर की बात करोगे तो सेंटर पे x 0 हो जाएगा, ठीक है ना? इसी में अगर आप सेंटर की बात करोगे तो एट सेंटर बेटे, एट सेंटर x 0 हो जाएगा। तो b जो हो जाने वाला है दैट इज म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर बाई 2 ए की पावर 3, ये सॉरी 2 तो था ही था ऑलरेडी, तो आप तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। इधर क्यूब से ये कट जाएगा, तो बी एट सेंटर मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2a। तो सर बी एट सेंटर इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई बाई 2a। तो बी एट सेंटर इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई बाई 2a बच्चा, बी एट सेंटर इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई बाई 2a। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो बी एट सेंटर क्या मिला मुझे? म्यू नॉट आई बाई 2a। समझ आया कि नहीं आया? बी एट सेंटर क्या मिला मुझे? म्यू नॉट आई बाई 2a। और इसी के साथ अपना एक और डेरिवेशन खत्म हो जाता है, इसी के साथ अपना एक और डेरिवेशन, मतलब ये हिस्सा खत्म हो जाता है। ये छोटे छोटे डेरिवेशन है, बहुत बड़े नहीं है। जो एक्सप्रेशन आता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो कुछ थीटा एंगल के साथ, तो उस कंडीशन में आप ध्यान से देखिएगा फोर्स लगता है QVB साइन थीटा। फोर्स क्या लगता है बेटे? QVB साइन थीटा। फोर्स क्या लगता है बच्चा? QVB साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो फोर्स क्या लगता है? QVB साइन थीटा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं बेटे, तो मैंने ये चीज बोल दिया कि यहां तो फोर्स QVB साइन थीटा लगता है, लेकिन अगर इसी को आप किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाओगे, इसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम कोई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे बेटे, इसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम कोई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे, तो वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकेंगे, तो वो सर्कल रिवॉल्व करता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमारी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकलती है। और फोर्स लगता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बैलेंस हो जाते हैं। QVB साइन 90, क्योंकि आप परपेंडिकुलर फेंक रहे हो। P से V कट जाता है यहाँ पर, P से V कट जाता है यहाँ पर, और यहाँ से R निकल के आता है विच इज MV स्क्वायर बाय, सॉरी विच इज MV बाय QB, विच इज MV बाय QB, क्योंकि VCB कट जाएगा। तो R इज दिस MV बाय
क्यूबी। यहां से आर आ जाएगा विच इज एम बी बाई क्यूबी। आर के बाद हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड आता है जो कहता है कि सर्कल का यूज कर लो 2πr और उसको v से डिवाइड कर दो, और उसको किससे डिवाइड कर दो, v से डिवाइड कर दो, तो t आ जाएगा 2πm बाई क्यूबी, t आ जाएगा 2πm बाई क्यूबी, और फ्रीक्वेंसी होता है 1/t यानी कि उल्टा विच इज क्यूबी बाई 2πm, और फ्रीक्वेंसी होता है उल्टा विच इज क्यूबी बाई 2πm। तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली क्यूबी बाई 2πm। बात समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी कितना होता है बेटे, क्यूबी बाई 2πm। अच्छा एक और चीज होती है, व्हेन जब आप इसको किसी एंगल के साथ फेंकते हैं तो ये कोई हेलिकल पाथ कवर करता है। जब किसी एंगल के साथ फेंकते हैं तो ये ऐसे हेलिकल पाथ कवर करता है कि इसके दो वेलोसिटीज टूटती है, एक आपका थीटा है तो एक v पैरेलल यानी v cos थीटा, और एक v परपेंडिकुलर यानी v sin थीटा। और ऐसे कंडीशन में अगर कभी कोई आपसे r पूछे तो आप कह देंगे सर एम वी साइन थीटा बाई क्यूबी, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले की वजह से वो सर्कल में घूमता है। और अगर कोई आपसे इस कंडीशन में भी टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, उसमें कोई चेंज नहीं आता। चाहे आपसे कोई टाइम पीरियड पूछे चाहे आपसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बेटे। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है बच्चा। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। टी इज लाइक 2πm बाई क्यूबी और फ्रीक्वेंसी इज लाइक क्यूबी बाई 2πm। आई होप देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग। तो मेरा टाइम पीरियड हो गया 2πm बाई क्यूबी और मेरा फ्रीक्वेंसी। हाँ यहाँ पर एक नया चीज आएगा विच इज पिच। पिच होता है 2πm v cos थीटा बाई क्यूबी। इस साल सैंपल पेपर में आया है पिच, तो इसलिए आपको पिच के बारे में भी पता होना जरूरी है, विच इज समथिंग लाइक 2πm v cos थीटा बाई क्यूबी। ठीक है ना? और इसी के साथ अपना ये वाला डेरिवेशन भी खत्म हो जाता है। अब आपके पास बचता है टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट, यानी बनिया साइन थीटा वाला, और दो वायर्स के बीच में अगर फोर्स, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। ठीक है ना? न्यूमेरिकल्स नहीं लग रहे हैं तो एक बार सर्च कर लो यार, कंप्लीट फिजिक्स इन वन शॉट PYQ वाली वीडियो विनोद कुमार बहल लगा के आगे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगी। और कैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगते हैं न्यूमेरिकल, ऐसे कैसे नहीं लगेंगे भाई, बिल्कुल लगेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना बेटे? समझ आया कि नहीं आया? चलो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई। टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो टॉर्क में क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटे इस तरीके से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप रख देगा। ठीक है ना? एक रेक्टेंगुलर लूप रख देंगे इस तरीके से। ठीक है ना? और उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना? तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो इसके अंदर क्या होता है बच्चा, फोर्स जनरेट होता है। और आपको ये पूरा देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो मेरा डिटेल्ड वीडियो है ना उससे आप ये वाला टॉपिक देखो। कौन से वाला टॉपिक? टॉर्क प्लस एमसीजी, टॉर्क प्लस एमसीजी सर्च करो, चैप्टर 4 वन शॉट, सर्च करो चैप्टर 4 वन शॉट विनोद कुमार बहल सर। और उसके अंदर आपको टॉर्क प्लस एमसीजी ये पूरा आपको वहां से करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी बहाने कम से कम तुम थोड़ा सा जाओगे भी वहां पर। ठीक है ना? बट स्टिल फिर भी हम बता देते हैं, टॉर्क आपको वही सेम फॉर्मूला है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना बच्चे? और कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, अगर इसका दूरी, अगर ये ए है और ये बी है तो ILB होता है, तो IAB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं। तो ये डी कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, एक फोर्स उधर है एक फोर्स इधर है, तो अपना यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर दूरी होता है, ये आपका डी होता है। और साइन थीटा जो होता है वो डी अपॉन ये दूरी बी होती है, तो डी इज लाइक बी साइन थीटा, डी इज लाइक बी साइन थीटा। तो इसीलिए ये आपका हो जाता है IA कैपिटल B इंटू स्मॉल बी साइन थीटा। अब ये स्मॉल a इंटू स्मॉल बी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये IAB साइन थीटा हो जाता है। तो इसीलिए फॉर एन टर्न्स हम लिखते हैं टॉर्क बराबर BNIA साइन थीटा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर एन टर्न्स BNIA साइन थीटा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है भाई? देखो जरा एक बार इसको। ठीक है ना? देखो जरा एक बार इसको, बस लास्ट इस चैप्टर का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया,
मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है उसके अंदर लास्ट डेरिवेशन, और फिर ये 5 के 5 चैप्टर 16 और 17 मतलब 33 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद 33 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे बेटे। तो अगर इसके अंदर मैं देखूं बेटा, अगर इसके अंदर मैं देखता हूं तो आपको क्या दिखता है? इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो आपको क्या दिखेगा बच्चा? इसके अंदर आप अच्छे से देखना, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा बेटे? 2 पैरेलल वायर्स है और उनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला पूछ रहा है। दी दूरी है बेटे, ठीक है ना? इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स है, मगर हम तो इस एल लेंथ की बात करेंगे बेसिकली। तो क्या है, दोनों में अलग अलग करंट फ्लो होता है। इसमें I1 करंट फ्लो होता है और इसमें I2 करंट फ्लो होता है। एक में I1 करंट फ्लो हो रहा है और एक में I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? तो हमने कहा भाई इस करंट की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, वो भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और इस वाले करंट की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना? तो क्या होगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये फोर्स लगता है। अब ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा, तो फोर्स ऑन Q21 कितना हो जाएगा? खुद का करंट भाई ILB होता है ना, इंटू लेंथ इंटू B1 इंटू साइन 90, चाहे ये ले लो, और चाहे अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखोगे तो खुद का करंट L, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड साइन 90। सही है, वैल्यू पुट करिए भाई। I2 ठीक है, L ठीक है, B1 क्या होगा, एक स्ट्रेट, अभी जस्ट हमने बायोट सावर्ट लॉ के पहले एप्लीकेशन से निकाला था, ठीक है ना? तो उससे क्या निकालेंगे, ठीक है ना? तो दैट इज लाइक म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई दोनों के बीच की दूरी d, ठीक है ना? तो ये मिला मुझे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई 4 पाई d, और ये LB आ गया। तो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसी को अगर मैं लेंथ से डिवाइड कर दूं तो इसको स्मॉल f ले लिया मैंने, विच इज लाइक म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई d, 2I1 I2 बाई d। समझ आया? एक तो कहानी ये हो गई आपको। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की बात करेंगे तो ये भी सेम ही है भाई, ये भी सेम ही है भाई, ठीक है ना? ये भी सेम ही है भाई। कैसे? तो F ऑन 1 ड्यू टू 2 इज लाइक I1 L, B1 की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I2 बाई d साइन 91 हो गया। दिस इज लाइक म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई d L, और फिर वही बात है, इसको अगर मैं L से डिवाइड कर दूंगा तो ये स्मॉल f आ जाएगा, विच इज लाइक म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई d। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहां तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, ठीक है ना? और ये आपका इसी के साथ हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सब खत्म कर दिया। ठीक है ना बेटे? आई बात समझ? इसी के साथ अपना ये खत्म हो जाता है बेटे, इसी के साथ अपना ये खत्म हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ठीक है ना? इसी के साथ अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है बच्चे, ठीक है ना? इसी के साथ अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। अगर हम पहले पेज पे बढ़े, तो आपका 10, 6 और 17 नंबर में से और एन एवरेज 9 नंबर तो मान के चल ही सकते हो आप लोग, 9 नंबर तो मान के चल ही सकते हो आप लोग, क्योंकि 17 नंबर की पूरी यूनिट होती है, ठीक है? तो 10, 6, 16 और 9, 25 नंबर के आसपास का तो हो गया, ठीक है ना? 25 नंबर के आसपास का तो ये कहानी आपकी हो चुकी है, ठीक है ना? अब इसके बाद जो है ना, चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं बेटे। इसके बाद जो है ना चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं बच्चे। इसके बाद जो है ना चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं बेटे। तो चैप्टर 6 में आपसे क्या पूछेगा, कौन सा डेरिवेशन पूछेगा? चैप्टर 6 में आपका डेरिवेशन क्या है? एक मोशनल ईएमएफ आता है जो आपका इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका सेल्फ इंडक्शन, और तीसरा आपका म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना? एक मोशनल ईएमएफ है, एक सेल्फ इंडक्शन है और एक म्यूचुअल इंडक्शन है।
मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरी फाइल ही अगर अपलोड कर दूंगा तो आसान है, आप उधर से ही कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, चैप्टर 6, 7, 8 की अगर वन शॉट की बात करें, यहाँ पर अगर मैं अपलोड कर देता हूँ ना, तो आप इजीली जो है ना, वही से आप थोड़ा हमारा जल्दी काम हो जाएगा ना, थोड़ा हमारा जल्दी काम हो जाएगा, तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से ना। तो लेट्स मूव बेटे। तो सबसे पहले पहले यहाँ पर हम लोग मोशनल ईएमएफ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले पहले हम लोग यहाँ पर मोशनल ईएमएफ की तरफ चलेंगे बेटे। ये रहा आपका मोशनल ईएमएफ, ये रहा आपका मोशनल ईएमएफ बेटे। हाँ, ये रहा आपका मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में हमें एज सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, जैसे कि आपको बाद में तकलीफ हो या फिर बाद में कंफ्यूजन। मोशनल ईएमएफ इज समथिंग लाइक कि आपका एक रॉड है, अंदर जा रहा है, और वहां पर E बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी करेंगे आप, और वो जो E बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी है ना, उधर से आप B तो लिख दिया आपने, एरिया की जगह आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखेंगे, L इंटू एक्स, और समय के साथ डी एक्स बाई डी टी। एक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए डी एक्स बाई डी टी को आप माइनस भी लिख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस करके बी एल वी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके बी एल वी हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, और ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग को। और मोशनल ईएमएफ के जस्ट बाद आपको आपको सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन करना रहता है, इसमें आप कह रहे हो कि अगर एक सोलिनॉइड है और उसके अक्रॉस करंट पास कराओगे तो फ्लक्स तो बी ए होता है, और मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू ए हो जाएगा। एन टर्न्स के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो कैपिटल एन है ये स्मॉल लेंथ इंटू एल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है स्मॉल एन, तो फ्लक्स हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल। तो अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स एल आई के बराबर है तो एल फाई बाई आई है, फाई को ऊपर डालो, आई से डिवाइड करो, सेल्फ इंडक्शन के ये दो फॉर्मूले आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस, है ना। और इसी के साथ भाई, इसी के साथ भाई अगर आप देखोगे, इसी के साथ भाई अगर आप देखोगे, तो म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब एक्सप्रेशन होता है कि पहले वाले के अक्रॉस फ्लक्स और दूसरे वाले के अक्रॉस फ्लक्स का फॉर्मूला इज लाइक म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल। ये आपका चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, राइट बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो विद दिस वी आर डन, विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल। और अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोलूं आपको, तो देखो चैप्टर 6 हो गया, और चैप्टर 8 की बात करूं ना, देखो चैप्टर 6 तो हो गया, चैप्टर 8 की बात करता हूं ना अगर मैं, ध्यान से देखना, चैप्टर 6 हो गया, अब मैं चैप्टर 8 की अगर बात करूं तो चैप्टर 8 में एज सच कोई डेरिवेशंस नहीं होते, ठीक है ना, मगर स्टिल एक दो है, जैसे आपका यूई वाला और यूबी वाले को इक्वल प्रूफ करना है, तो वो कुछ ऐसा है नहीं, वो तो बस सिर्फ आप वैल्यूज पुट करोगे तो वो इक्वल हो जाएंगे, तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो वो आपका इक्वल हो जाएंगे बेटे, वो आपका इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा दूसरा कुछ ये फॉर्मूलाज है, इसके अंदर कोई डेरिवेशंस है नहीं, ठीक है ना, ये कुछ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज को तो हम डेरिवेशंस बोलेंगे नहीं, फॉर्मूलाज को तो हम डेरिवेशंस बोलेंगे नहीं। तो इसी के साथ अपना एक हिसाब से इस वीडियो में हम लोगों ने 7 चैप्टर, अगर देखा जाए तो 7 चैप्टर इस वीडियो के अंदर हम आपको करा चुके हैं, ठीक है ना। और 7 के बाद भी अगर आप एसी की भी बात कर लेते हैं ना, जैसे अगर आप एसी की भी बात कर लेते हैं, तो एसी में आप लोगों को क्या करना रहेगा मैं आपको बताता हूं। एसी में आप लोगों को सर्किट्स पढ़ने रहेंगे, देखो एसी में आप लोगों को सारे सर्किट्स पढ़ने रहेंगे, ठीक है ना। उसमें ऐसा जो डेरिवेशन, शुरुआत के डेरिवेशन आप क्या करोगे उसमें, ठीक है ना, वो तो पावर एवरेज आपको पता होना चाहिए, उनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, बाकी आपको तीनों सर्किट्स के बारे में पता होना चाहिए। तीनों सर्किट्स अगर खाली रेजिस्टर कनेक्टेड है तब क्या होगा, जैसे उसके बीच में आपका फेज डिफरेंस 0 होता है, खाली रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो, और अगर आपका इंडक्टर कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में आपका दिस शुड बी करंट आपका फेज 90 डिग्री से पीछे होता है। और अगर इसके बाद आप बात करते हैं इधर, अगर आप बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर कनेक्टेड है तो करंट आगे होना चाहिए, करंट आगे होना चाहिए। एलआर कनेक्टेड है तो ये एक इंडक्टिव सर्किट है, सीआर कनेक्टेड है तो ये एक कैपेसिटिव सर्किट है, एलसीआर कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में आपका जेड क्या होता है, ये दिस शुड बी अवेयर अबाउट दिस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसके अंदर, वो है आपका
ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर, वो है आपका ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर बेटे, ठीक है ना, वो है आपका ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर। ये रहा ट्रांसफॉर्मर, इस तरीके से रेशियो और एफिशिएंसी आप निकालेंगे, इस तरीके से रेशियो और एफिशिएंसी आप निकालेंगे। और इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे जनरेटर की, तो ये रहा आपका जनरेटर का कॉन्सेप्ट, ये आप पूरा जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। इसमें भी वही E बराबर माइनस d∅dt होता है, तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और इसी के साथ गाइस हम लोग मोटा मोटी 35 प्लस मार्क्स के आसपास का ये काम कर लेते हैं। बुक 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है, इनफैक्ट बुक 2 का भी एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे वो इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर आप बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज्यादा डेरिवेशन है नहीं, सिर्फ एटम्स में है एक दो, ठीक है ना। ड्यूल नेचर में इतना कुछ है नहीं, न्यूक्लियाई में इतना कुछ है नहीं, ठीक है ना। और सेमीकंडक्टर्स में भी कोई डेरिवेशंस नहीं है इतना कुछ। तो जो मेन डेरिवेशंस की बात करें वो अब जो बचती है वो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में बचती है, राइट। तो रे में ज्यादा है थोड़ी, वेव में थोड़ी कम है, वो भी आपको एक लिंक दे देंगे, उसमें करवा रखा है हमने। दिस इज ऑल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है ना, अगर आपको शुरुआत वाली बुक में पहले 8 चैप्टर्स में देखोगे तो यहां से आपने कर लिया होगा। आई होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर करिएगा और बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मुलाकात करेंगे आपसे आपके और सेशंस में, जिसमें आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस है, असर्शन रीजंस है, ये सब चीज में। तब तक के लिए आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करते रहे बेटे। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद बेटे।